स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स का जो पेपर है आप लोग सभी देख रहे हैं कि तैयारी 1 मार्च 2023 यानी कि फिजिक्स का पेपर 1 मार्च को होने वाला है। और आप लोगों के लिए मैं देखिए फिजिक्स से सेकंड फिजिक्स जो है ना आपका सेकंड पार्ट जो है फिजिक्स का सेकंड पार्ट उससे 13 वायरल प्रश्न लेकर आए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हर साल आप अनसॉल्व पेपर लेकर देख लीजिए या क्वेश्चन पेपर या सीरीज कोई भी क्वेश्चन, ये इसमें 13 जो बताने वाला हूं वायरल क्वेश्चन बोलेंगे इसको। और 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। आप पेपर देकर आइएगा और इस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा, कहिएगा कि हाँ सर आपका क्वेश्चन जो था एकदम आया था। तो आज की इस वीडियो में देखिए मैं आपको फिजिक्स से 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना है और आप लोग इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, कमेंट करके आप जरूर बताइए किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। आज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए, डेली वीडियो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट मिलेंगी। और रही बात तो देख सकते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान लिखे हैं ना, और 2023 में 100% पूछा जाएगा जो बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। आप देखिए इसमें मेरा टारगेट है कि 1000 प्लीज आप लोग लाइक पहुंचवा दीजिए। लाइक से क्या होता है कि देखिए इससे पैसा नहीं मिलता है, इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मुझे बढ़ता है कि मुझे काम करने का और साहस बढ़ता है कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर वीडियो लाऊं, पूरा अच्छे से तैयारी के साथ एक एक चीज आप लोग के वीडियो डालूं। तो इसे लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग 1000 लाइक इस पर पहुंचवा दीजिए। और इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। पीडीएफ जानते हैं ना, आपको टेलीग्राम पे सेंड करूंगा। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप एक लिंक बनाने जा रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ले लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले आज की इस वीडियो को 13 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो वीडियो को लाइक करके अंत तक समझ लेना है, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन रखा गया है इसमें कि प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। पेपर में इसी तरीके से आएंगे और 2020 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब तात्पर्य कहता है ना, इसका मतलब परिभाषा पूछ रहा है किसका, तो प्रकाश के विवर्तन का, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है तो देखिए सबसे पहले प्रकाश का विवर्तन क्या होता है इसको समझना है परिभाषा के माध्यम से, ठीक है। तब इसको मैं इस पेपर पे आपको समझाता हूं, ठीक है। प्रकाश का किसी छिद्र या अवरोध से मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब देखिए ये क्या होता है, थोड़ा सा आगे समझ लीजिए कि विवर्तन का घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति का एक उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए प्रकाश का विवर्तन का यहाँ पे एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये मान लीजिए कोई बंद कमरा है, ठीक है। क्या है, बंद कमरा। अब देखिए बंद कमरा है, अब यहाँ पे इसके दरवाजे हैं, यहाँ पे क्या है, दरवाजा है, ये चारों तरफ से बंद है। अब यहाँ से मैं एक टार्च जला रहा हूँ, मान लीजिए कि रात की समय है, टार्च को जला रहा हूँ। टार्च से जैसे ही जलाऊंगा तो यहाँ से रोशनी निकलेंगी और इस दरवाजे के पास जाएंगी। क्या होंगी, रोशनी टार्च निकल कर और इस दरवाजे के पास जाएंगी। जैसे ही प्रवेश करेंगी तो प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे चारों तरफ प्रकाश क्या होने लगता है, फैलने लगता है। फैलता है कि नहीं, फैलने लगता है चारों तरफ। तो आप देखिए जैसे ही फैलने लगा तो ये देखिए जैसे ही टार्च को जलाए प्रकाश दरवाजे पर पहुंचा, प्रकाश जैसे ही पहुंचा तो ये चारों तरफ मुड़ने लगा ना, चारों तरफ जैसे जैसे डायरेक्शन में मुड़ रहा है। तो यही जो प्रकाश का एक छिद्र से जाकर और चारों तरफ मुड़ जाना की घटना है, मुड़ जाने की, इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है इसमें, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन आप सबके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाए हैं हम, ध्यान से देखते चलिए। क्या लिखा है इसमें कि कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। कला संबद्ध स्रोत क्या है इसको परिभाषित करें। 2010 में, 11 में, 18 में, 19 में, 22 में ये क्वेश्चंस को पूछे गए थे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना है आप सबको। कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो देखिए 2 या 2 से अधिक वह प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर स्थिर होता है कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। समझ में आ रहा है ना आपको। कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, तो 2 या 2 से अधिक वह प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर स्थित होता है कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और पेपर में ये 22 में भी आया था। अगला क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर। आप सबके लिए कितना मेहनत से पीडीएफ भी तैयार किए हैं, तो आप पीडीएफ भी लेंगे। तो आप लोग जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक नोटिफिकेशन आता है बेल आइकन घंटी, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि सबसे पहले कोई वीडियो आए तो आपके पास पहुंचे, ठीक है। आगे देखिए
प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पेपर में आया था और देख सकते हैं 2018 में, 19 में, 20 में, 22 में आया था। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, डिफरेंट ऑफ व्यतिकरण एंड विवर्तन। चलिए ध्यान समझिए एक एक को पहले कि देखिए पहला व्यतिकरण, कि व्यतिकरण में प्रकाश स्रोत दो होता है। ठीक है, प्रकाश का जो स्रोत होंगे दो होंगे, S1 S2 मान लीजिए। अब विवर्तन में विवर्तन में प्रकाश स्रोत केवल एक पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? व्यतिकरण कराना होगा तो दो प्रकाश के स्रोत जरूरत पड़ेगा, लेकिन विवर्तन के लिए एक। क्लियर? इसके बाद चलिए आगे दूसरा अंतर में चलेंगे कि व्यतिकरण में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। जब व्यतिकरण किया जाता है तो उसमें जो दीप्त फ्रिंज होता है और अदीप्त फ्रिंज, ये दोनों जो होता है इसका चौड़ाई जो है ये समान होता है, दोनों में बराबर पाया जाता है। जबकि विवर्तन में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। क्लियर? आपको कहीं भी डाउट होता है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। ओके, तीसरा नंबर देखिए, व्यतिकरण में, यहाँ पर व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है। व्यतिकरण में जो दीप्त फ्रिंज की तीव्रता होती है, कितने तेजी से चलती हैं, ये समान होती हैं। जबकि विवर्तन में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता घट जाती है। क्या हो जाती है? जितना रहेगा उससे कम हो जाएगी। और यही था अंतर, अच्छे से तैयार कर लेना। वेरी IMP क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, एक मोटिवेशन हो जाए कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। तो ये समय जो चल रहा है आप लोग का बहुत प्रीसियस है, यानी कीमती है। एग्जाम का टाइम टेबल भी आ चुका है, कौन सा विषय किस तारीख को आपको मालूम भी चल गया है, और उसके हिसाब से आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रहे हैं बार बार, उसी को पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बिना देखे हुए एग्जाम में लिखना है आपको। समझ आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र किसे कहते हैं? और ये पेपर में 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में आया हुआ है। तो समझिए तरंगाग्र को मैं फिगर से भी समझाने वाला। देखिए उत्तर लिखेंगे कि यदि माध्यम के अंदर स्थित किसी पृष्ठ पर माध्यम का प्रत्येक कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत संचरण करते हैं तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। समझ आया ना? कैसे बोलेंगे कि यदि माध्यम के अंदर स्थित किसी पृष्ठ पर माध्यम का प्रत्येक कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत संचरण करते हैं तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तरंगाग्र का मतलब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे चीजें मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये है आपका एक तालाब, देखे है ना, एक गोल सा तालाब होगा, पोखरा देखे होंगे, उसमें पानी भरा हुआ होगा। जैसे ही इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, इसमें एक कंकड़ डाल देंगे, पत्थर। जैसे ही पत्थर फेंकते हैं तो आप देखे होंगे कि ऊपर नीचे करते हुए लहरें, ऊपर नीचे करते हुए गोल 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 जाता है कि नहीं? ये करते करते कहाँ तक? किनारों तक चला जाता है, और यही जो है तरंगाग्र कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए क्लियर हो गया तरंगाग्र। इसके आगे चलेंगे, आगे देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे हम लोग कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? पेपर में ये 100% श्योर है कि ये आएगा ही आएगा। जैसे कि 2010 में, 11 में, 19 में, 20 में, 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं इस वीडियो में ऐसे 13 क्वेश्चन ही बताने जा रहा हूं जो वायरल क्वेश्चन हैं, पेपर में हर एक साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। समझा रहा हूं इसीलिए कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या है, इसको आपको लिखना है पेपर में। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्यफलन वह न्यूनतम प्रकाश की ऊर्जा है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। आपको एक स्वर्ण पन्नी पर बताया गया होगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कैसे किया जाता है। सोने की पतली पन्नी पर सर बताए होंगे, आपको अच्छे से तैयारी किए होंगे तो समझ आ रहा होगा। अगर समझ आएगा तभी थ्योरी भी समझ पाएंगे। ठीक है, कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है। तो देखिए कि कार्यफलन वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती हैं, उसे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। इसको ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, ओके, फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देख रहे हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन है। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए आपको मैं एक नया सा प्ले स्टोर में अपना मतलब कि ऐप लॉन्च कर दिया हूँ। YT स्टडी डालेंगे, YT स्टडी फटाक से आएगा, आप लोग वहां पे जाके इंस्टॉल कर लेना।
वहीं पे आप लोग को पीडीएफ भी सेंड किया जाएगा आप जल्द से जल्द। यहाँ पे देखिए 6 नंबर, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसका थ्योरी लिखने के लिए बोला है देहली आवृत्ति का। ये क्वेश्चन 2013 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में पूछा गया था। तो समझ में आ रहा है ना कितना इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन उत्तर कि देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसे कम आवृत्ति का फोटान यदि धातु के पृष्ठ पर गिराया जाता है तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि व्यक्त करते हैं। समझ में आ रहा है ना। देहली आवृत्ति को V0 से डिनोट किया जाता है। इसका थ्योरी एक बार अच्छे से तैयार कीजिए कि देहली आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है। कौन सी? तो न्यूनतम मतलब कम से कम वह आवृत्ति है जिसे कम आवृत्ति का फोटान, क्या कम आवृत्ति का फोटान यदि धातु के पृष्ठ पर गिरा दिया जाए तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। इसे ही देहली आवृत्ति कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए देहली आवृत्ति को V0 से डिनोट करते हैं। V लिख के यहाँ पे 0 दे देंगे सफिक्स में, इसको V0 बोलते हैं, इसी से व्यक्त करते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन में। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कि देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। उसमें देहली आवृत्ति था, इसमें देहली तरंगदैर्घ्य, इसमें पढ़ेंगे कि देहली तरंगदैर्घ्य से क्या समझते हैं। 2017 में, 18 में, 20 में, 2022 में क्वेश्चन रिपीट किया है, तो 2023 में आने का काफी चांस है इस क्वेश्चन को। तो देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, देखिए देहली तरंगदैर्घ्य वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है। देखिए इसमें अधिकतम की बात किया जा रहा है ना कि देहली तरंगदैर्घ्य वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है जिसे अधिक तरंगदैर्घ्य का फोटान, जिसे अधिक तरंगदैर्घ्य का फोटान यदि धातु के पृष्ठ पर गिराया जाता है तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, जिसे हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लेम्डा नॉट से डिनोट किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं, इन सबको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए। बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, तो अच्छे से तैयारी करने के लिए इस चैनल पे आपको डेली वीडियो मिलेंगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। और 2016 में, 18 में, 20 में, 2022 में ये क्वेश्चन को रिपीट किया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें इसका पहले थ्योरी समझेंगे कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है। देखिए जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का फोटान गिराया जाता है, ध्यान समझ रहे हैं ना कि जब किसी भी धातु, कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं और उस एलिमेंट के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति वाला फोटान गिरा देंगे, ठीक है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। क्या होता है, उत्सर्जन होने लगता है, यानी कि धातु के जो पृष्ठ होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। आपको फिगर के माध्यम से भी बताया गया होगा कि एक सोने की स्वर्ण पनी लेंगे, एक यहाँ से हम प्रकाश डालेंगे, उसमें से अल्फा, बीटा, गामा ये सभी निकलने लगता है, और गामा जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाता है। तो स्वर्ण पनी पर बताया जाता है इसका प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा क्या लिखा है कि निरोधी विभव की परिभाषा लिखिए। निरोधी विभव क्या होता है, इसका परिभाषा पूछा जाएगा। 2018 में पूछा था, 2020 में और 2022 में भी पूछा था कि निरोधी विभव क्या है, इसका परिभाषा आप लोग दीजिए, ठीक है ना। तो आगे चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसका उत्तर याद कीजिए कि निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया। निरोधी विभव जो है ना इसको धन के प्लेट पर लगाया गया, और वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव होता है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचाने में रोक देता है, प्लेट तक पहुंचने से रोकने लगता है, जिसे हम निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी का मतलब होता है रुकावट, बाधा डालना, तो यही है निरोधी विभव, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। देखिए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या है। डी ब्रॉगली तरंगे क्या है, 2011 में प्रश्न पूछा, 2016 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में
इतने साल से ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पहुंच रहे हैं, तो 2023 में क्यों नहीं आएगा? आप समझ रहे हैं ना कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, दिन पर दिन मतलब खुद मेरे पास आती गई वो मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली तरंगे क्या होता है समझिए, इसको अच्छे से तैयारी कीजिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। कि डी ब्रोगली के अनुसार जब द्रव्य की कण इलेक्ट्रॉन फोटॉन तथा तीव्र तीव्र गति करते हैं ना, तो ये तरंगे जो होती है जैसा व्यवहार करते हैं उन्हीं के द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहलाती है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि डी ब्रोगली तरंगे क्या होती है। डी ब्रोगली तरंगे यानी के अनुसार जब द्रव्य की किसी इलेक्ट्रॉन फोटॉन तीव्र गति करते हैं तो ये तरंगे जैसा व्यवहार करते हैं उन्हें द्रव्य तरंगे कहते हैं या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अच्छे से रिवाइज कर लेना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं और ऐसे ही आंसर भी देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें 11 नंबर कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, और एक उदाहरण भी एग्जाम्पल के रूप में दे दीजिए। यानी कि नाभिकीय विखंडन क्या है इसको समझिए पहले। देखिए जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है यानी कि टूट जाता है, तो इस घटना को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। कोई एक का हम देखिए, जब कोई भारी नाभिक ले लेंगे, कोई भारी नाभिक को दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में तोड़ देंगे, जब टूट जाता है तो ये जो घटना होती है तोड़ने वाली, इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। समझ में आया ना। इसका एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे कि यहाँ पे जब हम यूरेनियम यानी 235 के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बारंबारी करते हैं, बमबारी, तो यूरेनियम नाभिक टूटकर बेरियम तथा क्रिप्टॉन दो नाभिकों में विभाजित हो जाता है तथा इसे 3 न्यूट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जैसे रिएक्शन के रूप में भी तोड़ के दिखाया गया है, जैसे 92U235 प्लस 0N1, यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है तो बेरियम में टूट गया ना बेरियम, इसके बाद प्लस यहाँ पे क्रिप्टॉन में टूट गया, यहाँ पे आपको जितनी भी ऊर्जाएं बची संरक्षित के रूप में यहाँ पर बच गई। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, यहाँ पर नीचे देखिएगा। ओके, नीचे क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा गया है थोड़ा सा, कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। पेपर में हर साल पूछेगा कि नाभिकीय संलयन क्या है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं उसे नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। तो यहाँ पे निर्माण लिखे ना कि निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से आएगा पेपर में कि नाभिकीय संलयन क्या है, तो जब दो या दो से अधिक जो कोई भी नाभिक होंगे उसको एक में मिलाएंगे तो एक भारी नाभिक का निर्माण हो जाएगा। जैसे निर्माण होगा तो उसी क्रिया को नाभिकीय संलयन कह देंगे, सिंपल सा। जैसे एग्जांपल देखिए कि ड्यूटेरियम के दो नाभिक मिलकर ट्राइटियम नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, जैसे कि H1S2 प्लस 1S2 यहाँ पे M। तो इस तरीके से अब यहाँ पे निर्माण हुआ है ना, तो यहाँ पे प्लस इस तरीके से ड्यूटेरियम और प्लस टाइटेनियम तैयार हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, यही है काफी इंपॉर्टेंट और हर एक साल ये पेपर में आता है, 100% पेपर में आएगा इस बार, ठीक है। कि समस्थानिक तथा समभारिक को उदाहरण सहित समझाइए। और ये पेपर 2012 में, 14 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में पूछा गया था, ठीक है। 23 में चांस ज्यादा है इसका आने का। तो इसको समझिए कि समस्थानिक किसे कहते हैं। ट्रिक से समझ लीजिए कि जब एक ही तत्व की परमाणु क्रमांक समान एवं भार भिन्न भिन्न हो तो इसे समस्थानिक कहते हैं। देखिए कोई तत्व है जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक न होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा, और जबकि उसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो अलग अलग होगा, उसको हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है ना 1H1 1S2, तो इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, नीचे वाला को परमाणु क्रमांक और ऊपर वाला को परमाणु द्रव्य। इसको मतलब इसमें देखिए दोनों ये अलग अलग है ना, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है लेकिन क्रमांक जो है इसके समान है, इस तरीके से इसको बोलेंगे समस्थानिक, ठीक है। क्लियर। आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए समभारिक किसे कहते हैं। समभारिक में क्या होता है इसका पहले परिभाषा देखिए। जब भिन्न भिन्न
तत्व की परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो इसे समभारिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए उदाहरण जैसे में ले लेंगे इसका 1s3 तथा 2se3 अथवा इसको यहाँ पे 6c14 तथा 7n14, मतलब कि इसमें परमाणु जो होंगे ये कोई तत्व अलग अलग होगा लेकिन इसका परमाणु भार जो होगा समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, इसे समभारिक कहते हैं। समझ में है ना? तो इस वीडियो में मैंने टोटल आपको कितने क्वेश्चंस? 13 क्वेश्चंस बताए हैं और इस वीडियो को अगर अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे एक बार दो बार देख करके ना तो आपका 100% कहते हैं कि फिजिक्स का 70 नंबर का पेपर है ना, आप लोग अच्छे से जितनी वीडियो ला रहे हैं आप लोग एकदम 65 नंबर ला देंगे। जितनी वीडियो मैं डाल रहा हूँ देखते रहिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी आएगा इस तरीके से ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कोने पर ऐसा तीर दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए और वहां पे मोर लिखा होगा ना, मोर को क्लिक कीजिए, वहां से जाएंगे टेलीग्राम, मिलेगा लिंक, ब्लू लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।